हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल फॉर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट वीडियोस। सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग को वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एग्जाम में इससे रिलेटेड केस स्टडीज भी बहुत आती है। तो लेट्स बिगिन द लेक्चर। देखिएगा, इस चैप्टर के सिलेबस के अंदर सबसे पहले इसका आता है कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस, देन प्रोसेस और उसके बाद हमारे टाइप्स ऑफ प्लान। एवरी बिजनेस एम्स फॉर सक्सेस। हर एक बिजनेस का टारगेट होता है सक्सेस को अचीव करना, हायर सेल करना और मैक्सिमम प्रॉफिट को जनरेट करना। मैनेजर ड्रीम ऑफ अचीविंग दिस गोल। और मैनेजर का हमेशा टारगेट होता है इन गोल्स को अचीव करना। एंड वर्क हार्ड टू मेक दिस हैपन। और हमेशा हर मैनेजर ज्यादा से ज्यादा मेहनत करता है कि ताकि इन टारगेट्स को अचीव किया जा सके। टू टर्न ड्रीम्स इनटू रियलिटी। अब ये देखो, जो भी हमारे ड्रीम्स है सक्सेस, उनको रियलिटी में हम कैसे लेकर आते हैं, एंड दैट इज द रोल ऑफ प्लानिंग। वहां पर ड्रीम्स को रियलिटी में लाने का मेन रोल आता है प्लानिंग का। प्लानिंग के अंदर हम थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। मेकिंग बिजनेस प्रिडिक्शंस, बिजनेस की प्रिडिक्शंस को लेते हैं। सेटिंग एंड अचीविंग टारगेट। और उसके बाद हम अपने टारगेट्स को सेट करते हैं और उन्हें अचीव करते हैं। मैनेजर मस्ट डिसाइड इन एडवांस। मैनेजर को हमेशा एडवांस में ये सोचना होता है व्हाट टू डू, क्या करना है, एंड हाउ टू डू, और उस काम को कैसे किया जाना है। देखो, प्लानिंग के बिना बिजनेस करना बिल्कुल ऐसा है जैसे शादी के मंडप पे दुल्हन के बिना। मतलब शादी के मंडप पे सब सजावट है, दुल्हन नहीं है, शादी बेकार। ऐसे बिजनेस में सारे रिसोर्सेज हैं, प्लानिंग नहीं है, बिजनेस बेकार। प्लानिंग की डेफिनेशन के अंदर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग एन एक्शन प्लान टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। मतलब प्लानिंग में हम हमेशा कोई ना कोई एक्शन प्लान ऐसा बनाते हैं जो हम अपने टारगेट्स को अचीव कर सके। एक्चुअली प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। मतलब प्लानिंग उस गैप को फुलफिल करता है जिसमें हम ये देखते हैं कि हम आज कहाँ हैं और हम फ्यूचर में कहाँ होना चाहते हैं। आज आप लोगों ने अपने प्री बोर्ड्स दिए हैं, तो आज आपके 65% मार्क्स हैं और फ्यूचर में आप 95% या उससे ज़्यादा लाना चाहते हैं। तो ये जो गैप है ये प्लानिंग की वजह से ही फिल किया जाएगा। प्लानिंग फोकस ऑन बोथ द एंड्स। प्लानिंग जो है दोनों एंड्स पे फोकस करती है, गोल पर और उसको कैसे अचीव किया जाए। इट डिसाइड द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। प्लानिंग की हेल्प से हमें ये पता लगता है कि हमारा बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है जिससे कि हम अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। देखिए, ये हमारे कुछ कीवर्ड्स हैं। फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन, फोरकास्टिंग, नो फंक्शन कैन स्टार्ट विदाउट प्लानिंग, इंटेलेक्चुअल और बेस्ड ऑन कंट्रोलिंग। इन सब का आंसर एक ही आएगा, दैट इज प्लानिंग। तो अगर किसी वन मार्कर क्वेश्चन में आपको ये वर्ड्स कहीं भी दिख जाते हैं तो आप इसका आंसर हमेशा प्लानिंग लिखेंगे। अब अगर मैं बात करता हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग की, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस आता है प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। देखिएगा, नॉर्मली क्या होता है, बिना प्लान के हम लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कौन सा पाथ अपने टारगेट को पूरा करने के लिए लेना है। तो प्लानिंग हमें एश्योर करती है कि कौन सा पाथ हमारे टारगेट को अचीव करने के लिए जरूरी है। मतलब प्लानिंग हमें डायरेक्शन देती है। प्लानिंग एक्सप्लेन इन एडवांस हाउ वर्क टू बी डन। प्लानिंग हमें एडवांस में बताते हैं काम को कैसे करना है। प्लानिंग इंश्योर कोऑर्डिनेशन। प्लानिंग से कोऑर्डिनेशन होता है अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। विदाउट प्लानिंग एम्प्लॉय में वर्क इन डिफरेंट डायरेक्शन। बिना प्लानिंग के सारे एम्प्लॉयज जो हैं अलग अलग डायरेक्शन में काम करते हैं। मेकिंग इट हार्ड टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। और जब सब अलग अलग डायरेक्शन में काम करेंगे तो टारगेट को अचीव करना तो मुश्किल होगा ही होगा। तो इट्स गाइड एम्प्लॉय द राइट डायरेक्शन। इस वजह से एम्प्लॉय को प्लानिंग की हेल्प से गाइडलाइन मिलती है कि कौन सी डायरेक्शन उन्हें अचीव करनी चाहिए, लेनी चाहिए, ताकि वो टारगेट को अचीव कर सके। प्लानिंग के बिना बिजनेस का हाल वही होता है जैसे राज और सिमरन का ट्रेन वाले सीन में। डायरेक्शन तो पता है, बस भागना कहाँ है ये नहीं पता। प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। देखिएगा, यहां पर ये एक बिजनेसमैन है और ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। बट इफ कंज्यूमर टेस्ट चेंज, मतलब इसके माइंड में एक कंफ्यूजन है कि अगर कस्टमर का टेस्ट चेंज हो गया तो मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड में फर्क पड़ेगा। और दूसरा कंफ्यूजन ये है, इफ प्राइस और रॉ मटेरियल इंक्रीजेस। अगर प्राइस और रॉ मटेरियल दोनों इंक्रीज हो जाते हैं तब क्या फर्क होगा। तो एक्चुअली इस तरीके की अनसर्टेनिटीज को हमेशा प्लानिंग से हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। प्लानिंग हेल्प मैनेजर लुक अहेड। प्लानिंग जो होती है मैनेजर को हेल्प करती है फॉरवर्ड देखने में, प्रिपेयर फॉर चेंजेस, और जितने भी चेंजेस हैं उन सब के लिए तैयार कराने में। प्लानिंग हेल्प मैनेजर फोरसी फ्यूचर चैलेंजेस। प्लानिंग के हेल्प से कोई भी मैनेजर फ्यूचर में आने वाले चेंजेस को देख सकते हैं, फ्यूचर में आने वाले चैलेंजेस को भी देख सकते हैं दैट में अराइज इन बिजनेस एनवायरमेंट।
मैनेजर कैन इवेलुएट डिफरेंट स्ट्रेटजीज। अब इन चैलेंजेस की वजह से मैनेजर अलग अलग स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट कर सकता है टू टैकल द अनसर्टेनिटीज, ताकि आने वाले अनसर्टेन इवेंट्स को वो हैंडल कर सके। प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। प्लानिंग कोऑर्डिनेट एफर्ट्स अक्रॉस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स डिवीजन। प्लानिंग की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग डिवीजन, अलग अलग डिपार्टमेंट्स और अलग अलग इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करते हैं। इट प्रिवेंट कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। इससे क्या होता है कि आपस का कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाता है। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। एट द फर्स्ट मैनेजमेंट फंक्शन प्लानिंग एनकरेज न्यू आइडियाज। देखिएगा, प्लानिंग एक हमारे इंटेलेक्चुअल पार्ट है। प्लानिंग में हम लोग नए नए आइडियाज को देखते हैं। इनोवेटिव आइडियाज कैन बी टर्न इनटू एक्शनेबल प्लान, और इनोवेटिव आइडियाज जो है हमारे एक्शनेबल प्लान में कन्वर्ट हो सकते हैं। प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग हेल्प मैनेजर लुक अहेड। प्लानिंग में क्या होता है, हम लोग कहीं ना कहीं फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। एंड इवेल्युएट डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन। और फ्यूचर में अलग अलग कंडीशंस, अलग अलग ऑप्शंस को इवेल्युएट करते हैं। मैनेजर कंपेयर ऑल्टरनेटिव्स। और जो मैनेजर होता है वो अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स को कंपेयर करता है एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन। और कहीं ना कहीं जितने भी हमारे पास फ्यूचर के ऑल्टरनेटिव्स हैं उनमें से वो बेस्ट ऑप्शन चूज करता है। तो इस वजह से कह सकते हैं प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग। प्लानिंग सेट गोल। प्लानिंग हमेशा टारगेट को सेट करती है एंड दीज गोल सर्व एज ए बेंचमार्क। और ये जितने भी हमारे टारगेट्स होते हैं ये अपने आप में एक बेंचमार्क होते हैं टू मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस। और इन्हीं बेंचमार्क के बेस पर हम लोग एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। प्लानिंग कैन कंपेयर एक्चुअल रिजल्ट विद द प्लान स्टैंडर्ड। प्लानिंग की हेल्प से क्या होता है, हम लोग एक्चुअल रिजल्ट्स को प्लान स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं। मतलब ये काम मैनेजर का होता है कि जितने भी हमारे एक्चुअल रिजल्ट्स और हमारे प्लान है, जो हमारे स्टैंडर्ड है, उनको कंपेयर करना टू चेक फॉर डेविएशन। और अगर कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है उसको डिटेक्ट करना। इफ देयर आर डेविएशंस, अगर कोई गड़बड़ी है, करेक्टिव एक्शन कैन बी टेकन। तो हम लोग करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। दस प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव कंट्रोलिंग। इसलिए जब तक आप प्लान नहीं करेंगे आप कंट्रोल कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि प्लानिंग जो है हमेशा कंट्रोलिंग को सपोर्ट करती है, उसके लिए बेस एक्टिविटी का काम करती है। नाउ द टॉपिक इज फीचर्स ऑफ प्लानिंग। देखो, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इंपॉर्टेंस और फीचर्स की हेडिंग को मिक्स कर जाते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंस, बट वो लोग आंसर लिखते हैं फीचर्स। और अगर फीचर्स पूछते हैं तो आंसर में इंपॉर्टेंस की हेडिंग्स होती हैं। ये गड़बड़ी बिल्कुल मत करना, एग्जाम में मार्क्स लूज करोगे। तो पहला फीचर है हमारा प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। देखिए, ऑर्गेनाइजेशंस आर सेट अप टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई टारगेट होता है। एक बिजनेसमैन का टारगेट है मैक्सिमम सेल करना, एक स्कूल का टारगेट है अपने बच्चों का अच्छा रिजल्ट्स निकालना। प्लानिंग हेल्प डिफाइन क्लियर गोल। प्लानिंग की हेल्प से हमारे पास गोल्स सारे क्लियर होते हैं एंड आउटलाइन द एक्शन नीड टू बी रीच देम। और इन गोल्स को पूरा करने के लिए हमें क्या एक्शन लेने हैं, ये चीजें भी हम लोग प्लानिंग में करते हैं। इट एंश्योर्स एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन नो व्हाट नीड टू बी डन। ऑर्गेनाइजेशन में हर एक को पता होना चाहिए उन्हें क्या करना है एंड हाउ टू डू इट, और किस काम को कैसे करना है। इन सब चीजों से प्लानिंग जो है हमें हमारे टारगेट को अचीव करने में हेल्प करती है। फीचर्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अगर आप इस पिक्चर को देखिएगा, प्लानिंग हमारे सभी मैनेजमेंट फंक्शंस में सबसे प्राइमरी लेवल पर आता है। आप सबसे पहले प्लान करते हैं, उसके बाद चीजों को अरेंज करते हैं, देन स्टाफ रिक्रूट करते हैं, उन्हें गाइड करते हैं, और लास्ट में इन सब एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। प्लानिंग इज द फर्स्ट एंड मोस्ट क्रूशियल फंक्शन। प्लानिंग जो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट एंड क्रूशियल फंक्शन है। इट सेट्स द फाउंडेशन फॉर अदर फंक्शंस। बाकी हमारे जितने भी फंक्शंस हैं, जैसे ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उन सब के लिए एक फाउंडेशन सेट करता है। विदाउट प्रॉपर प्लानिंग, बिना एक अच्छी प्लानिंग के दीज फंक्शंस बी लेस इफेक्टिव। देखिएगा, आपने प्लान करा नहीं तो रिसोर्सेज अरेंज नहीं कर पाओगे। बिना प्लानिंग के कौन सा स्टाफ आपको रिक्रूट करना है ये नहीं हो पाएगा। बिना प्लानिंग के आप अपने स्टाफ को गाइड नहीं कर सकते, और कंट्रोलिंग तो बिना प्लानिंग के हो ही नहीं सकती। तो बिना प्लानिंग के सारे फंक्शंस हमारे वेस्ट हो जाते हैं। प्लानिंग इज परवेसिव। देखिएगा, प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में चाहिए होती है, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजर है, ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान करते हैं। मिडिल लेवल मैनेजर्स अपने डिपार्टमेंट्स के लिए प्लान करते हैं, और वर्कर्स जो होते हैं उनके लिए लोअर लेवल मैनेजर्स प्लानिंग करते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लान फॉर द ओवरऑल गोल एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। टॉप लेवल मैनेजर्स पूरे ऑर्गेनाइजेशन के गोल और डायरेक्शन के बारे में प्लानिंग करते हैं। मिडिल मैनेजमेंट हमेशा अपने डिपार्टमेंट्स को लेकर प्लानिंग करते हैं, इंश्योर करते हैं कि उनकी जो टीम है वो कंट्रीब्यूट करे ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को पूरा करने में। सुपरवाइजरी हैंडल करते हैं डे टू डे ऑपरेशंस के, जितने भी हमारे सुपरवाइजरी होते हैं ये डे टू डे ऑपरेशंस को हैंडल करते हैं, प्लानिंग करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है स्मूथली रन करे। While the scope of planning different at each level,
अब होता है क्या है, प्लानिंग का स्कोप हर एक लेवल पर अलग है। टॉप पूरे ऑर्गेनाइजेशन भी कर रहे हैं, मिडिल डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए कर रहे हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट्स के लिए कर रहे हैं, और लोअर स्मूथ वर्किंग के लिए कर रहे हैं। इट्स एसेंशियल एट ऑड लेवल। यही रीजन है कि ये प्लानिंग सभी लेवल में हमारे लिए एसेंशियल है। प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूस। देखिएगा, आपने क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम दिए तो आपने उसके लिए प्लान करा, फिर आपने क्लास 11th के फाइनल एग्जाम दिए उसके लिए प्लान करा, अब आप क्लास 12th के दे रहे हैं, आप उसके लिए प्लान कर रहे हैं। हर बार आप एक नया गोल सेट कर रहे हैं और उसके लिए प्लान कर रहे हैं। इसका मतलब प्लानिंग कभी भी एंडिंग एक्टिविटी नहीं है, ये कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी है। प्लानिंग इज नॉट वन टाइम इवेंट। प्लानिंग कभी भी वन टाइम इवेंट नहीं होता, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। प्लानिंग आर मेड फॉर स्पेसिफिक पीरियड। प्लानिंग हमेशा एक स्पेसिफिक पीरियड का होता है। ये पीरियड 1 मंथ, क्वार्टर और ईयर के लिए हो सकता है। वंस द पीरियड आर एंड्स, एक बार ये पीरियड खत्म हो गया, उसके बाद आप अपना नया टारगेट डिसाइड करते हैं, उसके लिए आप नया प्लान करते हैं। देन उसके बाद आप बेस्ड हो जाते हैं नई नई कंडीशंस पर, नई इंफॉर्मेशन और फ्यूचर नीड्स पर। इन सब के ऊपर बेस्ड होकर आप नया प्लान करते हैं। दिस साइकिल ऑफ प्लानिंग इज ऑन गोइंग प्रोसेस, और ये जो साइकिल है आपका एंडलेस चलता रहता है। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। आप मुझे बताइएगा, आप क्लास 12th में सीयूईटी या क्लास 12th के बोर्ड के बारे में प्लान कर रहे हैं, 11th के बारे में प्लान कर रहे हैं? ऑफ कोर्स बोर्ड के बारे में प्लान कर रहे हैं, सीयूईटी के बारे में प्लान कर रहे हैं। इसका मतलब प्लानिंग हमेशा फ्यूचरिस्टिक होती है। प्लानिंग इन्वॉल्व लुकिंग अहेड। प्लानिंग में हम हमेशा फ्यूचर की तरफ देखते हैं। एंड प्रिपेयर फॉर फ्यूचर। इट रिक्वायर प्रिडिक्टिंग चैलेंजेस। फ्यूचर में आने वाले सब चैलेंजेस को हम पहले से प्रिडिक्ट करते हैं, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं उन्हें भी हम पहले से प्रिडिक्ट करते हैं, और प्लानिंग अकॉर्डिंगली टू हैंडल देम, और उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करते हैं कि इन सब चैलेंजेस, इन सब अपॉर्चुनिटीज को हम कैसे अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेल फोरकास्टिंग हेल्प अ कंपनी प्रिडिक्ट फ्यूचर डिमांड। एक हम सेल फोरकास्टिंग कर रहे हैं, उससे कंपनी को हेल्प हो सकती है फ्यूचर की डिमांड को प्रिडिक्ट करने में, अपने प्रोडक्शन को गाइड करने में। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग रिक्वायर मैनेजर टू मेक चॉइस अमंग वेरियस ऑल्टरनेटिव। देखिएगा, प्लानिंग हम फ्यूचर के लिए करते हैं और फ्यूचर में बहुत सारे ऑल्टरनेटिव हमारे पास होते हैं। मैनेजर उन सब ऑल्टरनेटिव में से एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज करते हैं। इसका मतलब प्लानिंग से हम लोग बेस्ट डिसीजन लेते हैं। When there are only one option, अगर हमारे पास एक ही ऑप्शन होगा, there is no need for planning, तो प्लानिंग की तो कोई जरूरत है ही नहीं। बट when there are multiple options, लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, then planning help evaluate choose the best one, तो प्लानिंग की हेल्प से हम लोग बेस्ट ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग इज प्राइमरली एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। देखिएगा, प्लानिंग एक दिमाग का खेल है। रिक्वायर्ड थॉट, फोरसाइट एंड जजमेंट। इसके अंदर आपको सोचना पड़ता है, फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शंस लेनी पड़ती है और अपने जजमेंट्स भी देने पड़ते हैं। मैनेजर मस्ट एनालाइज फैक्ट्स। यहाँ पर ये देखिएगा, ये दो मैनेजर हैं, ये दोनों के दोनों प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये फैक्ट्स को एनालाइज कर रहे हैं। प्रिडिक्ट ट्रेंड्स, ये ट्रेंड्स को भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं, और क्रिएट प्लान कर रहे हैं बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग। प्लानिंग रिक्वायर सिस्टमेटिक थिंकिंग। प्लानिंग अपने आप में एक सिस्टमेटिक थिंकिंग होती है। बेस्ड ऑन एनालिसिस, प्लानिंग करने के लिए हमें एनालिसिस, फैक्ट्स को देखना पड़ता है, विच इंश्योर द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। और एनालिसिस और फैक्ट्स को देखने के बाद हम बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स को फोकस करते हैं अपनी प्लानिंग में। देखिएगा, प्लानिंग में अब तक हम लोगों ने इंपॉर्टेंस और फीचर्स पढ़े हैं, अब आती हैं हमारी लिमिटेशंस। यहाँ पर लिमिटेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूं कि लिमिटेशन से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं, तो ये लिमिटेशन वाला टॉपिक हमारा चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट इज प्लानिंग लीड टू रिजिडिटी। वेल डिफाइंड प्लान सेट स्पेसिफिक गोल। जब भी आप कोई प्लान करते हैं तो आप एक टारगेट को सेट करते हैं टू बी अचीव्ड इन अ सर्टेन टाइम फ्रेम। दिस प्लान डिटरमाइन द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। एक बार जो हमने प्लानिंग डिटरमाइन कर ली, ये फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए हम लोग हमेशा करते हैं। एंड मे नॉट अलाउ फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। याद रखिएगा, प्लानिंग करने के बाद फ्लेक्सिबिलिटी की उसमें कोई गुंजाइश नहीं रहती। 12th क्लास के अंदर आपके पास जो डेट शीट आई है वो आपकी एक्चुअली सीबीएसई की प्लानिंग है, किस डेट में किस बच्चे से कौन सा हमने एग्जाम लेना है। अब अगर हम उस प्लानिंग में चेंजेस करते हैं तो क्या प्लानिंग की कोई वर्थ रहेगी? बिल्कुल भी नहीं। आपकी तबीयत खराब है या कोई भी रीजन है, आपको सीबीएसई की डेट शीट मतलब सीबीएसई के प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही एग्जाम देने हैं। तो प्लानिंग बहुत रिजिड होती है। When circumstances changes, manager may unable to adopt. अगर circumstances change होते हैं तो मैनेजर इन चेंजेस को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं एंड स्टिक टू बी द रिजिड प्लान, और उन्हें कहीं ना कहीं उस रिजिड प्लान पर बेस्ड होना पड़ता है। एंड समटाइम्स इट में हार्म द ऑर्गेनाइजेशन, और कभी कभी ये ऑर्गेनाइजेशन को भी नुकसान पहुंचाता है। प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरमेंट। द बिजनेस एनवायरमेंट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। देखिएगा, बिजनेस का एनवायरमेंट हमेशा चेंज होता रहता है एंड इट इज हार्ड टू प्रिडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड्स, और फ्यूचर के ट्रेंड्स का पता लगा पाना बहुत मुश्किल है। चेंजेस कैसे आते हैं? हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस में चेंज आते हैं, पॉलिटिकल कंडीशंस में चेंज आते हैं,
एंड इवन कहीं पर नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से भी चेंजेस आ जाते हैं। सिंस प्लानिंग कैन नॉट फोरसी एवरीथिंग, यहाँ पर प्लानिंग हर एक चीज नहीं देख सकती, इट मे नॉट ऑलवेज बी इफेक्टिव, इसलिए ये हर बार इफेक्टिव नहीं होती है इन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। मतलब जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है, प्लानिंग हर बार इफेक्टिव नहीं होती। इट्स हार्ड टू प्रिडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड्स, अब फ्यूचर के ट्रेंड्स का पता लगा पाना तो बहुत मुश्किल है, इसलिए इस मैनेजर के लिए प्लानिंग को सेटल कर पाना भी बहुत मुश्किल है। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। देखिएगा होता क्या है, प्लानिंग इज ऑफन डन बाय टॉप मैनेजमेंट, प्लानिंग हमेशा टॉप मैनेजमेंट करते हैं, एंड द रेस्ट ऑफ द टीम जस्ट फॉलो द प्लान, और नीचे वाली टीम को सिर्फ उसे फॉलो करना होता है। दिस लीव्स लिटिल रूम फॉर मिडिल मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय टू कम अप विद देयर ओन आइडियाज। अब यहाँ पर जब टॉप लेवल मैनेजर्स प्लानिंग कर रहे हैं तो नीचे वाली बेल्ट को अपनी क्रिएटिविटी उसमें डालनी ही नहीं है, मतलब उनके पास कोई भी स्कोप नहीं रहता कि वो अपने हिसाब से किसी काम को कर पाए। प्लानिंग कैन लिमिट देयर क्रिएटिविटी, अब इससे क्या होता है उनकी क्रिएटिविटी धीरे धीरे डल होने लग जाती है। सिंस पीपल जस्ट इंप्लीमेंट प्री डिसाइडेड प्लान, उनको पता होता है लोअर और मिडिल वालों को कि जो टॉप लेवल ने प्लानिंग करी है हमें सिर्फ उसी को फॉलो करना है, इंस्टेड ऑफ कमिंग अप विद न्यू आइडियाज, और ना कि वो अपना कोई भी नया आइडियाज नहीं लेकर आते। इससे क्या होता है कि 5 साल 10 साल में नीचे वाली टीम की क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। देखिएगा अगर हम बात करते हैं एक स्टूडेंट के टाइम टेबल की तो वो कोई ज़्यादा कॉस्ट की बात हम बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर हम बात करते हैं इंडियन गवर्नमेंट जो बजट बनाती है वो एक कॉस्ट है। देखिएगा इंडियन गवर्नमेंट जो बजट बनाती है वो भी अपने आप में एक प्लानिंग है। उस प्लानिंग को करने से पहले बहुत सारी रिपोर्ट्स कलेक्ट करनी पड़ती है, बहुत सारा डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, जिसके पीछे बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। फॉर्मुलेटिंग डिटेल्स प्लान रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम, एक अच्छी डिटेल के लिए प्लानिंग में हमेशा टाइम लगता है और पैसा भी लगता है। फॉर एग्जाम्पल एक अच्छी प्लानिंग के लिए आपको फैक्ट्स चाहिए जिनको आपको वेरीफाई करना होता है, और ये सारे फैक्ट्स टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। देयर आर कॉस्ट फॉर मीटिंग, और इसके अलावा प्लानिंग करने के लिए जो हम लोग मीटिंग लेते हैं उसकी कॉस्टिंग आती है, कंसल्टेशन की कॉस्टिंग आती है जो हम एक्सपर्ट्स के साथ लेते हैं, और इन्वेस्टिगेशंस की भी कॉस्टिंग आती है। समटाइम्स द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग अ प्लान में नॉट बी वर्थ, कई बार क्या होता है कि प्लानिंग पे इतना पैसा लग जाता है देन द बेनिफिट इट ब्रिंग्स, कि उससे आने वाले बेनिफिट्स उतने वर्थफुल नहीं होते। प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। देखिएगा जब हमारा देश बजट बनाता है, हमारी गवर्नमेंट बजट बनाती है तो नेचुरली उसके अंदर 15-20 दिन का टाइम लगता है, हर एक प्लानिंग टाइम लेती है। ड्राइंग अप प्लान्स कैन टेक सो मच ऑफ टाइम दैट देयर माइट नॉट बी लेफ्ट इनफ फॉर एक्चुअल प्रैक्टिसिंग। कई बार क्या होता है कि प्लानिंग में इतना टाइम लग जाता है कि एक्चुअल प्रैक्टिस का टाइम बचता ही नहीं। आप इस पिक्चर में इस बच्चे को देखिएगा, ये बच्चा हर बार अपने एग्जाम के लिए प्लानिंग करता है, मैं कल से टाइम टेबल बनाऊंगा, परसों से पढ़ूंगा, ये प्लानिंग करता रहा। अब एग्जाम इसका अगले दिन मॉर्निंग में शुरू होने वाला है, रात के 12 बज गए हैं, अब इसके पास टाइम बचा ही नहीं है प्लानिंग को एक्टिवेट करने का। द टाइम स्पेंड प्लानिंग कैन डिले इन इम्प्लीमेंटिंग प्रोसेस, कई बार प्लानिंग में हम इतना बड़ा टाइम ले लेते हैं कि उसके इम्प्लीमेंटेशन का टाइम ही नहीं बचता, विच कैन रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्लान, और इससे प्लान की इफेक्टिवनेस डल हो जाती है। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। आपको क्या लगता है जिस प्लानिंग से आप 10th क्लास के अंदर 90-95% मार्क्स लेकर आए और मोर देन दैट लेकर आए, क्या वो ही प्लानिंग आपकी अब क्लास 12 में कामयाब होगी, या वो ही प्लानिंग आपकी आईआईटी के एग्जाम्स के लिए कामयाबी करेगी? बिल्कुल भी नहीं। सक्सेस डिपेंड्स ऑन बोथ क्रिएशन गुड प्लान्स एंड पुटिंग देम इनटू एक्शन। सक्सेस हमेशा डिपेंड करती है आप कितना अच्छा प्लान कर रहे हैं और आप उसे कितना अच्छे ढंग से इंप्लीमेंट कर रहे हैं। A plan is meaningless if it is not properly implemented. एक प्लान बिल्कुल मीनिंगलेस है कि आपने प्लानिंग तो कर ली लेकिन आप उसे इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। मैनेजर्स माइट रिलाई ऑन पास्ट प्लान्स, कई बार क्या होता है कि मैनेजर पिछले प्लान्स पर रिलाई करते हैं दैट वर्क बिफोर, जिसके ऊपर उन्होंने पहले काम किया हुआ है, बट दैट डज नॉट मीन दे विल वर्क अगेन। बट इसकी कोई गारंटी नहीं कि जिस क्लास 10th की प्लानिंग से आप 95% लेकर आए वो सेम प्लानिंग आपको आईआईटी में भी रैंक दिलाएगी। देयर आर ऑलवेज अननोन फैक्ट्स, ऐसा क्यों है? क्योंकि हर बार कुछ अननोन फैक्ट्स होते हैं दैट कैन अफेक्ट द आउटकम, और जिससे हमारे आउटकम पर फर्क पड़ता है। अब अगर मैं बात करता हूँ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग की, रिमेंबर प्रोसेस हमेशा ऑर्डर में लिखा जाता है। आजकल प्रोसेस के अंदर क्या होने लगा है कि आपके पास प्रोसेस के अंदर कोई ना कोई एक केस दे देंगे जिससे उस प्रोसेस का हेडिंग पूछा जाएगा, फिर उस हेडिंग से ऊपर वाले और नीचे वाले, ये दोनों के दोनों हेडिंग्स आपसे पूछे जाते हैं। रिमेंबर अगर आपको सिर्फ ये क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द प्रोसेस, तो आपको सारे हेडिंग्स ऑर्डर में लिखने हैं। अगर आप हेडिंग्स ऑर्डर में नहीं लिखेंगे तो आपके फॉर्मेशन के मार्क्स कट जाएंगे।
तो यहाँ पर आपके पास प्रोसेस में टोटल 7 हेडिंग्स है। फर्स्ट आता है हमारा हेडिंग सेटिंग ऑब्जेक्टिव। देखिएगा, कभी भी हम प्लान करते हैं तो उसका पहला स्टेप क्या होता है, अपने गोल्स को क्लियरली सेट करना। दीज ऑब्जेक्टिव्स कुड बी फॉर द एंटायर कंपनी, ये जो गोल्स होते हैं ये पूरी कंपनी के हो सकते हैं, और फॉर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट या किसी एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के भी हो सकते हैं। एवरी डिपार्टमेंट सेट इट्स गोल, हर एक डिपार्टमेंट उसके अपने गोल सेट करता है एंड कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन। देखिएगा, टॉप लेवल पूरे ऑर्गेनाइजेशन के गोल सेट करते हैं अपनी प्लानिंग में, और जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो अपने डिपार्टमेंट्स के गोल सेट करते हैं अपनी प्लानिंग में। मैनेजर शुड बी इन्वॉल्व इन सेटिंग ऑब्जेक्टिव, और जितने भी मैनेजर्स होते हैं ये सब सेटिंग ऑब्जेक्टिव में इन्वॉल्व होने चाहिए। अंडरस्टैंड हाउ देयर वर्क विल हेल्प अचीविंग दिस, और मैनेजर को ये पता होना चाहिए कि वो किस तरीके से काम करें कि ये टारगेट्स को अचीव कर सके। व्हेन द एंड रिजल्ट्स आर क्लियर, जब आपके गोल्स आपके टारगेट्स क्लियर होंगे, वर्किंग टूवर्ड्स इट बिकम इजियर, तो इसकी तरफ काम करना आसान होगा। नाउ द सेकंड हेडिंग इज डेवलपिंग प्रीमाइसेस। प्लानिंग इज बेस्ड ऑन प्रिडिक्शन। देखिएगा, प्लानिंग हमेशा फ्यूचर की प्रिडिक्शन पर बेस्ड होता है। ये मैनेजर ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में मेरी सेल बढ़ सकती है, मार्केट में कॉम्पिटिटर आ सकते हैं, या गवर्नमेंट अपने टैक्स रेट में वेरिएशन ला सकती है। और ये सारा जो हमारा फ्यूचर होता है ये अनसर्टेन होता है। मैनेजर नीड टू मेक अजम्पशंस, मैनेजर को हमेशा अजम्पशंस बनानी पड़ती है अबाउट व्हाट माइट हैपन इन फ्यूचर, फ्यूचर में क्या हो सकता है, एंड दीज आर कॉल्ड प्रीमाइसेस। assumptions such as predicting demand, assumptions कैसे हो सकते हैं, डिमांड को लेकर हो सकते हैं, इंटरेस्ट रेट को लेकर हो सकती है, टैक्स की चेंजेस को लेकर भी हो सकती है। आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। देखिएगा, आफ्टर सेटिंग ऑब्जेक्टिव, एक बार आपने टारगेट सेट कर लिया एंड मेकिंग assumptions, आपने assumptions भी ले ली, फ्यूचर प्रेडिक्शंस भी बना ली। द नेक्स्ट स्टेप इज टू एक्सप्लोर डिफरेंट वेज टू अचीव दोज गोल। अब प्लानिंग में आपके पास अलग अलग ऑप्शन है और आप इन दोनों ऑप्शंस को देख रहे हो कि इनमें से किस ऑप्शन को ऑप्ट करके आप अपना टारगेट इजीली अचीव करेंगे। देयर मे बी मैनी पॉसिबल एक्शंस, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, बहुत सारे पॉसिबल एक्शंस हो सकते हैं। वो रूटीन भी हो सकते हैं और इनोवेटिव भी हो सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, एक कंपनी चाहती है कि वो अपनी सेल्स को इंक्रीज करे, तो वो कोई नया प्रोडक्ट ला सकती है, दैट इज इनोवेटिव। और वो अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट के थ्रू सेल बढ़ा सकती है, इसे कह सकते हैं रूटीन। इट इज इंपॉर्टेंट टू ओपन अप विद वेरियस ऑल्टरनेटिव। प्लानिंग में ये जरूरी है कि आपके पास कई ऑल्टरनेटिव होने चाहिए, स्पेशली जब आपका प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। डिस्कसिंग दीज ऑल्टरनेटिव विद अदर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन कैन हेल्प जनरेट बेटर आइडियाज। अगर आप इन ऑल्टरनेटिव्स को, जो भी आपके पास ऑप्शंस हैं, अगर आप अपने स्टाफ में उनके साथ डिस्कशन करते हैं तो आपके पास ज्यादा अच्छे आइडियाज आएंगे। इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। देखिएगा, पिछले हेडिंग के अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे पास कुछ ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। अब हम हर एक ऑल्टरनेटिव्स के प्रॉन्स ऑन कॉन्स, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, सब चीजों को एनालिसिस करते हैं। ईच ऑप्शन हैज डिफरेंट फैक्टर, हर एक के अपने अपने फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फाइनेंशियल प्लान के अंदर हाई रिस्क को हम लोग स्टडी करते हैं, हाई रिटर्न्स को भी देखते हैं। डिटेल कैलकुलेशंस करी जाती है अर्निंग को लेके, टैक्स को लेके, मतलब हमारे पास जितनी भी ऑप्शंस होते हैं उसके हम लोग प्लस माइनस सब चीज़ों को देखते हैं। द बेस्ट ऑप्शन इज वन दैट मीट्स द गोल। एक अच्छा ऑप्शन वो होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को पूरा करता है, हैज द बेस्ट बैलेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और वो बेस्ट बैलेंस बनाकर चलता है पॉजिटिव और नेगेटिव में। सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, दिस इज द डिसीजन मेकिंग पॉइंट। देखिएगा, अब तक आपने ऑल्टरनेटिव्स देख लिए, उन ऑल्टरनेटिव्स के पॉजिटिव और नेगेटिव प्रॉन्स एंड कॉन्स को भी देख लिए। अब ये हमारा आ जाता है एक ऐसा स्टेप जहां पर हमें डिसीजन लेना होता है, विच प्लान इज द बेस्ट। द आइडियल प्लान शुड बी ऑप्टेड, एक अच्छा प्लान हमेशा ऑप्ट किया जाना चाहिए। अब अच्छा प्लान क्या है, जो ज्यादा प्रॉफिटेबल हो और लीस्ट नेगेटिव वाला हो। समटाइम्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान इज सेलेक्टेड, कई बार क्या होता है किसी एक सिंगल प्लान की बजाय हम कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान भी ले सकते हैं। Implementing the plan. This step involve putting the plan into the action. यहाँ पर हम लोगों के पास जो भी प्लानिंग होती है हम उसे प्रैक्टिकल शेप देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्लान इज टू इंक्रीज प्रोडक्शन, अगर आपके पास प्लानिंग है प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की, मोर वर्कर्स जरूरत होते हैं, हमें मशीनरी की जरूरत होगी। दिस स्टेप ऑल्सो इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजिंग द नेसेसरी रिसोर्सेज। इस स्टेप के अंदर हम ये भी देखते हैं कि किसी भी टारगेट को पूरा करने के लिए क्या क्या हमें रिसोर्सेज की जरूरत है, टू मेक द प्लान इनटू रियलिटी। नाउ द प्रोसेस में लास्ट हेडिंग है फॉलो अप एक्शन। देखिएगा, प्लानिंग को इंप्लीमेंट करना जितना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है उसको मॉनिटर करना, ये चेक करना कि जो आपने प्लानिंग करी है वो प्रैक्टिकली शेप में आ भी रही है नहीं आ रही है, या उसमें कुछ डिस्टर्बेंस है, या प्लानिंग हमारी प्रैक्टिकल नहीं है। इट इज इंपॉर्टेंट टू चेक इफ द प्लान इज बीइंग फॉलोड, ये इंपॉर्टेंट होता है चेक करना कि जो आपकी प्लानिंग है वो फॉलो हो भी रही है नहीं हो रही है।
एक्टिविटीज आर हैपनिंग एज शेड्यूल। हमें ये देखना होता है कि जो भी हमारी प्लानिंग एक्टिविटीज हैं वो सारी की सारी शेड्यूल के अकॉर्डिंग हो भी रही है या नहीं हो रही है। मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ प्लान एंश्योर दैट ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग अचीव्ड। अगर हम अपने प्लानिंग के मॉनिटर करते हैं, प्लानिंग की प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हैं, तो ये पता लग जाता है कि हमारा टारगेट अचीव होगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ प्लान। मैंने इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों कहा है? आप प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन देखिएगा, टाइप्स ऑफ प्लान से इस चैप्टर में सबसे ज्यादा केस स्टडीज आती हैं। तो अगर मैं टाइप्स ऑफ प्लान की बात करता हूं तो हमारे पास दो कैटेगरी है प्लान्स की, सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान, अ सिंगल यूज प्लान इज क्रिएटेड फॉर वन टाइम इवेंट। सिंगल यूज प्लान हमेशा एक सिंगल इवेंट के लिए क्रिएट किया जाता है, वो एक सिंगल प्रोजेक्ट भी हो सकता है। दिस प्लान इज नॉट लाइकली टू बी रिपीटेड इन फ्यूचर। ये प्लान जो होता है फ्यूचर में जल्दी से रिपीट तो होगा नहीं। द ड्यूरेशन ऑफ द प्लान डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट। अब सिंगल यूज प्लान की जो ड्यूरेशन है ये डिपेंड करती है आपके प्रोजेक्ट पर। ये एक हफ्ता, एक महीना या एक दिन भी हो सकती है। हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन का कोई इवेंट या कोई सेमिनार या कोई कॉन्फ्रेंस। दीज प्लान इंक्लूड डिटेल्स लाइक बजट, प्रोग्राम और प्रोजेक्ट्स। इस प्लान के अंदर हमारा बजट आता है, प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोजेक्ट भी इसी प्लान के अंदर आते हैं। स्टैंडिंग प्लान, अ स्टैंडिंग प्लान इज यूज्ड फॉर रेगुलर एक्टिविटीज। जो हमारी रेगुलर एक्टिविटीज के लिए हम प्लानिंग करते हैं उसे हम स्टैंडिंग प्लान करते हैं। एक्चुअली रेगुलर एक्टिविटीज आपकी हैपनिंग ओवर टाइम है, जो बार बार रिपीट होती रहती है। इट एंश्योर दैट द इंटरनल ऑपरेशंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रन स्मूथली। स्टैंडिंग प्लान का मेन पर्पस ये होता है कि जितने भी हमारे इंटरनल ऑपरेशंस हैं वो सारे के सारे स्मूथली रन होने चाहिए। दीज प्लान्स हेल्प विद द रूटीन डिसीजन मेकिंग। ये जो प्लान होते हैं आपकी रूटीन डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। स्टैंडिंग प्लान इज डेवलप वंस। स्टैंडिंग प्लान एक बार बनाए जाते हैं बट मे बी अपडेटेड एज नीडेड। बट जब जब जरूरत होती है हम उन्हें अपडेट कर सकते हैं ताकि हमारी रूटीन एक्टिविटी बिना किसी प्रॉब्लम के चलती रहे। अगर मैं बात करता हूँ स्टैंडिंग प्लान में कौन कौन से प्लान आते हैं, वो हैं पॉलिसीज, प्रोसीजर, मेथड और रूल। जैसे सिंगल यूज प्लान के अंदर हमारे बजट और प्रोग्राम था, ऐसे ही स्टैंडिंग प्लान के अंदर पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड और रूल आते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब टारगेट। ऑब्जेक्टिव आर द डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन। ऑब्जेक्टिव आपकी डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन है, जो आप फ्यूचर में बनना चाहते हैं उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव कहते हैं, या दूसरे शब्दों में हम इसे गोल भी कहते हैं। द मैनेजमेंट वांट्स टू अचीव, एक ऐसा गोल जो मैनेजमेंट अचीव करना चाहता है उसे हम लोग ऑब्जेक्टिव कहते हैं। देयर आर एंड रिजल्ट, ये अपने आप में एक एंड रिजल्ट होता है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी सेल को 10% से राइज करना चाहता है, ये उसका ऑब्जेक्टिव है, और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन 20% प्रॉफिट एक्स्ट्रा अर्न करना चाहता है, ये उसका ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव्स आर सेट बाय द टॉप मैनेजमेंट। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव होते हैं ये हमेशा टॉप मैनेजमेंट सेट करते हैं। एंड फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल गोल, और इनका मेन फोकस होता है ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल गोल। ऑब्जेक्टिव हमेशा स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब वो बहुत क्लियर होना चाहिए। मेजरेबल होना चाहिए, मतलब हम ऑब्जेक्टिव को क्वांटिटी में एक्सप्लेन कर सकें कि हमारी सेल 20% राइज हो या हमारा प्रॉफिट 30% राइज होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स हमेशा टाइम बाउंड होने चाहिए, मतलब ऑब्जेक्टिव का एक टाइम फ्रेम होना चाहिए जिसके अंदर हमें उसे कंप्लीट करना होगा। स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। देखिएगा, अगर कभी ऑब्जेक्टिव आता है तो उसकी आपके पास की वर्ड है एंड रिजल्ट या डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन। आपके केस स्टडी में की रिजल्ट आता है या डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन आता है तो आपका आंसर हमेशा ऑब्जेक्टिव रहेगा। लेकिन स्ट्रेटेजी के केस में अगर आपकी केस स्टडी में कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आता है तो यहाँ पर आपका आंसर स्ट्रेटेजी रहेगा। स्ट्रेटेजी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आती है जो हम लॉन्ग टर्म गोल के लिए बनाते हैं, एंड विच शेपिंग द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन, जो ऑर्गेनाइजेशन को एक नई डायरेक्शन देते हैं। वैसे तो बेसिकली स्ट्रेटेजी हमेशा कॉम्पिटिटर्स के लिए होती है, आपकी कॉम्पिटिटर्स को लेके क्या स्ट्रेटेजी है। कंसीडर थ्री मेन डायमेंशन। स्ट्रेटेजी में हमारी 3 डायमेंशन आती हैं। सेटिंग गोल, टारगेट्स को सेट करना, डिसाइडिंग द कोर्स ऑफ एक्शन, उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें क्या एक्शन लेना है, और एलोकेटिंग रिसोर्सेज, टारगेट को अचीव करने के लिए हम अपने रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करेंगे। इन रिसोर्सेज में हमारी मैन पावर, मनी और मटेरियल सब कुछ होता है। स्ट्रेटेजी अडॉप्ट टू चेंज इन द बिजनेस एनवायरमेंट। देखिएगा, कभी कभी हम लोग ये भी देखते हैं कि हमारे बिजनेस एनवायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं तो स्ट्रेटेजी इन चेंजेस को अडॉप्ट करती है। अब बिजनेस एनवायरमेंट में चेंजेस कौन से होते हैं? इकोनॉमिक, सोशल, लीगल और टेक्नोलॉजिकल। पता लगा गवर्नमेंट ने कोई टैक्सेस में चेंज लिया है या सोसाइटी का टेस्ट चेंज हो गया, तो ये सारे के सारे चेंजेस हमारी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करती है। इंक्लूड डिसीजन लाइक मार्केट एक्सपेंशन। देखिएगा, स्ट्रेटेजी में हमारे डिसीजन आते हैं, मार्केट का एक्सपेंशन हो गया या किसी नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना है।
फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में एड्रेस कस्टमर प्रेफरेंस। अगर हम मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उसमें ये देखते हैं कि कस्टमर की प्रेफरेंस कैसे हैं, प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है, प्राइसिंग हमें क्या रखना चाहिए, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमें ऑप्ट करना चाहिए और एडवर्टीजमेंट हमें कैसे देनी चाहिए। पॉलिसी, जर्नल स्टेटमेंट। देखिएगा अगर केस स्टडी में आपके पास जर्नल स्टेटमेंट वर्ड आता है तो आंसर आपका पॉलिसी होता है। तो पॉलिसी हमारी जर्नल स्टेटमेंट्स होती हैं जो गाइड करती हैं टू डायरेक्शन, एक्शन एंड डिसीजन मेकिंग। हमारी डिसीजन मेकिंग में पॉलिसी हमें गाइड करती है। इट एक्ट एज ए लिंक बिटवीन स्ट्रेटेजी एंड ऑपरेशनल एक्टिविटी। आपकी स्ट्रेटेजी और जो आप ऑपरेशनल एक्टिविटी कर रहे हैं इन दोनों के बीच का जो लिंक है वो पॉलिसी होता है। एग्जाम्पल इंक्लूड रिक्रूटमेंट पॉलिसी, जैसे आपकी रिक्रूटमेंट पॉलिसी होती है, आपकी प्राइसिंग पॉलिसी होती है, या एम्प्लॉयज को हायर करने की पॉलिसी। मेजर पॉलिसीज की अगर हम बात करते हैं वो होती हैं जो आउटसाइड वर्ल्ड के लिए होता है, जैसे क्लाइंट्स और कॉम्पिटिटर्स के लिए जो होती हैं वो हमारी मेजर पॉलिसीज होती हैं, और माइनर पॉलिसीज होती हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लिए होती है, जैसे गाइडिंग एम्प्लॉयज। तो इस तरीके से पॉलिसीज हमारी दो तरीके की होती है, एक होती है हमारी मेजर पॉलिसी और एक होती है माइनर पॉलिसी। आउटसाइड वर्ल्ड के लिए मेजर पॉलिसी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए माइनर पॉलिसी। प्रोसीजर, एक्चुअली अगर आप देखिएगा पिक्चर के अंदर आपके सामने कुछ स्टेप्स दे रखे हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो एक्चुअली प्रोसीजर क्या है? स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस, हाउ टू कंप्लीट स्पेसिफिक टास्क। प्रोसीजर हमारी स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होती हैं किसी भी काम को पूरा करने के लिए जो हम देते हैं। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती हैं और ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के स्मूथ ऑपरेशंस के लिए होती हैं। जैसे प्रोसीजर है हमारा सामान को सप्लाई करने का, कस्टमर्स की कंप्लेंट्स को हैंडल करने का। प्रोसीजर को हम लोग स्टेप्स भी कहते हैं। तो अगर कभी केस स्टडी के अंदर स्टेप्स आता है तो आप उसका आंसर प्रोसीजर लिखेंगे। प्रोसीजर आर लिंक टू पॉलिसीज। प्रोसीजर जो होते हैं लिंक होते हैं पॉलिसी से। इन पॉलिसीज को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने का काम प्रोसीजर का होता है। हमारी पॉलिसी सही ढंग से इंप्लीमेंट हो, ये बातें हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं एंड दिस इज कॉल्ड प्रोसीजर। मेथड्स, देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी काम को करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। तो ये मेथड होता क्या है? एक्चुअली मेथड हमारा प्रिस्क्राइब्ड वे और टेक्निक होती है, मतलब किसी भी काम को करने की वो टेक्निक या वो तरीका जिससे हम किसी भी टारगेट को पूरा करते हैं। फोकस ऑन इंप्रूविंग एफिशिएंसी, एक अच्छा मेथड का हमेशा फोकस होता है एफिशिएंसी को राइज करना। बाय सेविंग टाइम, कॉस्ट एंड एफर्ट्स, एक अच्छे मेथड हमेशा हमारा टाइम बचाता है, हमारी कॉस्ट को कम करता है और हमारे एफर्ट्स को भी बचाता है। सिलेक्शन ऑफ ए एप्रोप्रिएट मेथड वेरीज बेस्ड ऑन द नेचर टास्क। देखिएगा सीधी सी बात है, आपका मेथड जो है डिपेंड करता है आपके काम पर। तो एप्रोप्रिएट मेथड बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने नए स्टाफ को ट्रेनिंग देना चाहते हैं तो आपके पास दो मेथड है, या तो आप उन्हें ऑन द जॉब ट्रेनिंग दें या सेमिनार्स दें। अब ये आपको डिसाइड करना है इन दोनों में से कौन सा अच्छा है। रूल्स, रिजिड इंस्ट्रक्शंस। रूल के बारे में बड़ा सिंपल सा है, ये बहुत रिजिड होते हैं। तो अगर आपकी केस स्टडी में रिजिड वर्ड है तो मान लीजिएगा रूल्स है। दैट स्पेसिफाई व्हाट एक्शन मस्ट एंड मस्ट नॉट बी टेकन। रूल्स आपको बताते हैं क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। अलाउ नो फ्लेक्सिबिलिटी, नो डिस्क्रिमिनेशन। रूल्स आर द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लान। रिमेंबर अगर आपकी केस स्टडी में एक वर्ड आता है सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लान तो आपका आंसर हमेशा रूल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयज मस्ट रिपोर्ट टू वर्क बाय 9 PM। जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो सुबह 9 बजे तक रिपोर्ट करें। अगर वो लोग रिपोर्ट 9 बजे तक नहीं करते तो उनकी हाफ डे लगा दिया जाएगा। एंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन प्रैक्टिस। रूल्स का हमेशा फोकस होता है प्रैक्टिस में यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करना एंड अडेरेंस टू ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड, और ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड को पूरा करना। प्रोग्राम्स, अ डिटेल्ड डॉक्यूमेंट आउटलाइन ऑल एक्टिविटीज रिसोर्सेज स्टेप। एक्चुअली कभी भी आपके पास डिटेल डॉक्यूमेंट की बात आती है तो आंसर प्रोग्राम होगा। ये आउटलाइन करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटीज, सारे रिसोर्सेज और सारे स्टेप्स को। मतलब प्रोग्राम में आपके ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल स्टडी होती है, एक्टिविटीज से रिलेटेड, रिसोर्सेज से रिलेटेड और स्टेप से रिलेटेड। प्रोग्राम के अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव होते हैं पॉलिसी, रूल्स, प्रोसीजर, मेथड, ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज और बजट। ये सब चीजें हमारी प्रोग्राम में आती है। फॉर एग्जाम्पल सेटिंग अप अ न्यू प्रोडक्शन यूनिट माइट रिक्वायर ए प्रोग्राम। आप एक नई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो ये अपने आप में एक बड़ा प्रोग्राम है, और उसके लिए आपको आपका टारगेट, आपकी पॉलिसीज, रूल्स, प्रोसीजर सब चीजें फॉलो करनी होती है। बजट, लास्ट, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्यूचर प्लान। जब भी हम किसी फ्यूचर प्लान को नंबर्स में रिप्रेजेंट करते हैं इसे हम लोग बजट कहते हैं।
मतलब एक तरह से नंबर्स में एस्टिमेट करना बजट होता है। स्पेसिफाइंग एक्सपेक्टेड इनकम, जैसे कोई इनकम को एक्सपेक्ट करना बट इन नंबर्स, एक्सपेंसेस को, रिसोर्सेज को नंबर्स की फॉर्म में एक्सपेक्ट करना, दैट इज नोन एज बजट। यूज टू मॉनिटर एंड कंपेयर एक्चुअल वर्सेस प्लान परफॉर्मेंस, बजट की हेल्प से हम लोग एक्चुअल और प्लान दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, मैं बहुत अच्छे मार्क्स चाहता हूं, इससे हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। मेरे मार्क्स 60% आए हैं, मैं 95% चाहता हूं, ये हमारा बजट है जिसे हम नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं और हम इसे कंपेयर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैश बजट, कैश बजट हमेशा हमें हमारी कैश सेल और कैश परचेज के बारे में बताता है, ठीक है ना। एक्ट एज ए बोथ अ प्लानिंग टूल एंड कंट्रोल डिवाइस, बजट हमेशा प्लानिंग में भी हेल्प करता है और प्लानिंग को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। अगर मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ बजट की, तो हमारे पास बहुत तरीके के बजट होते हैं। सेल बजट जो गवर्नमेंट रिलीज करती है, कंपनीज रिलीज करती हैं। कैश बजट हो गया, ऑपरेशनल बजट हो गया डिफरेंट बिजनेस एरियाज के। सो फाइनली हमारा ये चैप्टर आज पूरा हो जाता है। बहुत छोटा सा चैप्टर है। आप डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम लिंक है उसको आप ज्वाइन करिएगा, वहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमसीक्यू और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा अलॉन्ग विद मटेरियल। थैंक यू। एज आई ऑलवेज सेज, पढ़ाई कभी भी मुश्किल नहीं होती, सिर्फ उसे आसान बनाना पड़ता है। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, रेगुलर इनको रिवाइज करिएगा, पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी। थैंक यू।